ठीक है, तो आज हम हाजिर हैं अपने पहले वीडियो के साथ में। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, बट उनकी आइडेंटिटी हम लोग डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। वो मास्क पहने हुए हैं, हमारे सामने है, कॉमन मैन है जो अपने व्यूज़ रखेंगे, जो समसामयिक घटनाएं अभी घट रही हैं और पूरी दुनिया अपने विचार रखने को स्वतंत्र है, रख रहे हैं। वो कुछ लोग ट्विटर पे रख रहे हैं, कुछ लोग दूसरे सोशल मीडिया मीडियम्स पे, न्यूज़पेपर्स में, टेलीविज़न पे अपने विचार रख रहे हैं। तो हमने भी ये एक चैनल स्टार्ट किया है, कॉमन मैन क्या सोचता है जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में ही। तो सवाल होंगे कैमरे के पीछे से, और जो कैमरे के सामने हमारे जो पैनल में लोग बैठे हुए हैं, जो कॉमन मैन हैं, वो आंसर देंगे। वाइट मास्क वाले जो सर हैं, उनसे मैं सबसे पहले सवाल करना चाहूँगा। अभी एक बजट आया था और बहुत लोगों ने उस पर बवाल किया। हर आदमी अपनी तरफ से अर्थशास्त्री बनने की कोशिश करता है और बहुत सारे व्यूज़ बजट के आने पे रखे जाते हैं। तो आप इस बजट के बारे में क्या कहेंगे? आप एक कॉमन मैन हैं, आपका क्या सोचना है इस बजट के बारे में? प्लीज़ अपनी राय रखिए। पहले तो ये बता दूं कि ये बजट हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे स्वर्णिम बजट है। पहली बार हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने इतना आगे आके इतना रिस्कफुल डिसीजन लिया कि उसके अंदर पहली बार हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने ग्रोथ को मस्ट प्रायोरिटी दी बनिस्बत कंजर्वेटिव सोचते हुए। और जहाँ तक मुझे लगता है ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच ही है कि डेयर टू विन। अगर डेयर नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे? और अगर दुनिया जीतनी है, दुनिया को मुट्ठी में करना है, तो कुछ न कुछ साहस आदमी को करना ही पड़ेगा। इसलिए ये बजट हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सबसे ड्रीमफुल बजट है। और अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन फुलफिल जो पूरे तरीके से होता है तो हिंदुस्तान की गिनती आने वाले समय में विकसित देशों में होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आप इस बजट की 2 से 3 ऐसी बातें हाईलाइट कर सकते हैं? जितना बड़ा चढ़ा के आपने पेश किया है, अभी अपनी बातें रखी है, राजनेताओं जैसी जो बातें की है, आप ऐसे कौन से 2-3 पॉइंट्स बता सकते हैं जिससे एक कॉमन मैन ये सोचे कि हाँ, ये सच में अच्छा बजट है? देखिए, कॉमन मैन कभी भी, हर कॉमन आम आदमी अर्थशास्त्र को पूर्ण तरीके से समझता हो, यह चीज फुलफिल नहीं होती। हिंदुस्तान में मिस्टर एक्स बजट को केवल इस तरीके से पेश किया जाता है। मिस्टर एक्स 3 बातें बतानी है आपको, सीधी 3 बातें बताओ। आप मोदी भक्त हो इसलिए बात की बातें कर रहे हो। इसमें मोदी भक्त की कोई बात ही नहीं है। आपसे पूछा गया 3 बातें बताओ, मतलब 3 बातें बताओ। कुछ समझ में क्या आया? 22 लाख करोड़ के बजट में समझ में नहीं आया। 22 लाख करोड़ के बजट में 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अपने आप में सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट उन्नति संभव नहीं है। पैसा लगाएंगे तो ही पैसा मिलेगा। तो मैं लगाया को डाला नहीं होगा नहीं। दैट्स ऑल। दुनिया के हर देशों में बड़े बड़े पैसे वाले ही पैसा लगाते हैं। पैसा वाले भले आप अमेरिका चले जाओगे तो अमेरिका में भी अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही पैसा लगाते हैं। सरकारों को उन्हीं के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। देश में अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि कुछ मिलाकर के देश के उद्योगपतियों को गालियां देनी। अडानी, अंबानी, ये जैसे ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया है आज के लोगों ने कि ये तो चोर है सबसे बड़े। अरे बिना देश के उद्योगपतियों के देश कैसे चलता है? आम आदमी उद्योग लगाने जा रहा है क्या? रोजगार कौन देगा? रोजगार सरकार क्या 150 करोड़ की आबादी में अगर 80 करोड़ लोगों को रोजगार चाहिए तो सरकार के पास क्या इतना एम्प्लॉयमेंट है कि वो 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकती है? भले कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, बीजेपी की गवर्नमेंट हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, कोई भी 80 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे सकता। प्राइवेटाइजेशन के लोग, बड़े बड़े उद्योगपति ही रोजगार को क्रिएट करते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप 3 बातें बताओ जो सरल शब्दों में इस बजट की। काले चेहरे वाले भाई साहब, आप मोदी जी के इतना खिलाफ क्यों हैं? हम मोदी जी, गोली जी, बाबा जी किसी के खिलाफ और किसी के पक्ष में नहीं है। हम आम आदमी के पक्ष में। हम तो चाहते हैं कि लोग, ये आम आदमी के पक्ष में मतलब ये आम आदमी का पार्टी का आदमी है। काले चेहरे वाले भाई साहब, आप जरा ये बताइए, आप उद्योगपतियों से इतना चिढ़ते क्यों हैं? अरे भाई साहब, हम किसी से नहीं चिढ़ते हैं। ये चाहते हैं कि वो पैसा दुनिया के जो दूसरे उद्यमी हैं, जैसे अमेजोन है, गूगल है, ये लोग ले जाए हिंदुस्तान से, बट हिंदुस्तान का उद्योगपति कमाना नहीं चाहिए। ये इनकी तकलीफ है। आप थोड़ा सा सोचिए, जब से पूरे देश वर्ल्ड में कोरोना के इम्पैक्ट से लोगों ने चाइना को दरकिनार किया, जो एप्स हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर थी, जैसे टिकटॉक हुई, दूसरी ऐप हुई, जिनसे लाखों करोड़ों अरबों रुपए की रेवेन्यू
फॉरेन में चाइना में, अमेरिका में इधर चली जाती थी। आज हिंदुस्तान के टैलेंटेड लोगों ने उसका अल्टरनेटिव निकाला कि नहीं निकाला? दूसरी ऐपों का यूज होना लगा कि नहीं लगा? अरे दूसरी चीजें करने तीन में बातें क्यों नहीं बताओ हुई? इस बजट की। ये भाई साहब कह रहे हैं 3 बातें बताओ, तो पहली बात मैं बता देता हूँ। पहली बात बजट की है आत्मनिर्भर भारत, जिसकी जरूरत आज हर आदमी को है। आदमी अगर खुद अपना काम करना नहीं सीखेगा तो इतना तो लायक आदमी है नहीं है जिसको हर सरकार नौकरी दे दे। अपनी काबिलियत के लिए उसको अपने आप पे निर्भर होना पड़ेगा, और निर्भर तभी हो पाएगा जब वो खुद कुछ काम करेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये हर आदमी अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले? सरकार की तो जरूरत ही नहीं है। नहीं, अगर हर आदमी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेगा तो कंज्यूमर कौन रहा? आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि भारत हर चीज में अपने आप पे निर्भर हो। आदमी नहीं, भारत पहले निर्भर होना चाहिए। अरे भाई साहब बजट की 3 बातें बता दो मेरे मैं को। आपको एक ही चीज बताता हूँ। आप कह रहे हो कंज्यूमर कौन रहेगा, तो हर आदमी क्या हर बिजनेस कर लेगा क्या? आप अगर मान लो जूते बेचते हैं तो आप क्या जूते से रोटी बना लेंगे क्या? आपको रोटी लेने के लिए तो दूसरे आटे वाले के पास, दाल वाले के पास तो जाना पड़ेगा ना। तो कंज्यूमरिटी कहाँ खत्म होती है? ऐसा थोड़ी है कि हर बिजनेसमैन, हर आदमी काम करने वाला हर चीज बना लेगा या हर चीज बेच लेगा क्या? आज अडानी, आज भली मुकेश अंबानी है तो क्या वो हर चीज थोड़ी बनाता है? अगर वो होता तो फिर दूसरे उद्योगपति तो पैदा ही नहीं होते, क्योंकि हर काम मुकेश अंबानी ही कर लेते। आटे वाले के पास, जूते वाला आटे वाले के पास जाएगा, आटे वाला जूते के पास आएगा। तो कंज्यूमर तो यही होता है ना। आपका मतलब इस तरीके की भ्रमणा क्या है कि हर आदमी बिजनेस कर लेगा तो कंज्यूमर का रहेंगे? अरे भाई कंज्यूमर नहीं, एक आदमी, आप शर्ट बनाते हो तो आपको पैंट भी, शर्ट के साथ पैंट की जरूरत भी होती है। तो पैंट वाले के पास शर्ट वाला जाएगा, शर्ट वाले के पास पैंट वाला बजट की 3 जाएगा। बातें बताओ ना। अगर आप विश्लेषक हो, बजट की 3 बातें बताओ जो सबके लिए फायदे की है। देखो, आम आदमी के लिए पहली बात, बजट में कहीं भी इतना कुछ एक्सपेंसेस होने के बाद भी बजट में किसी भी तरह के टैक्स को बढ़ाने का प्रावधान नहीं रखा गया। दुनिया के हर बजट में टैक्सेशन बढ़ा है, केवल इंडियन गवर्नमेंट के बजट में ही टैक्सेशन नहीं बढ़ा है। पर उनके लिए ये काले चेहरे वाले जैसे, ये काले चेहरे वाले भाई साहब ये कहते हैं, इनके जैसे लोग ये कहते हैं कि आप इधर टैक्स नहीं बढ़ा रहे हो, पर पेट्रोल के दामों में आप इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा के अपनी तो जेबें भर रहे हो, पर सर आप आम जनता को बिल्कुल निचोड़ रहे हो। कैसे निचोड़ रहे हैं बताइए? पेट्रोल के दाम आज 95 रुपए क्रॉस कर गए हैं। मुंबई के दाम आज के 95 रुपए 21 पैसे हैं आज का दाम। तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस आप बढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस आप शायद चुनावी फायदे के लिए नहीं बढ़ा रहे हैं। आपको मैं और बता दूं, एक चीज आपको मैं और बता देता हूं, अगर आप पेट्रोल के टैक्सेशनों को विश्लेषण करके देखोगे ना, अगर उसको पूरा बाइफिकेट करके देखोगे ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेशन हर स्टेट में एक जैसे हैं। स्टेट गवर्नमेंट उन टैक्सेशनों को चेंज करती है। अरे भाई साहब, दिल्ली में 78 रुपीज पर लीटर, आप जीएसटी, राजस्थान में 95 रुपए पर लीटर। क्यों? गहलोत सरकार ने टैक्सेशन ज्यादा बढ़ा रखा है। अगर आप कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वहां पे बॉम्बे में 95 रुपए पर लीटर है, तो जो ठाकरे जी की सरकार है उसने टैक्सेशन ज्यादा बढ़ा रखा है। कम कर दीजिए ना। स्टेट गवर्नमेंट कुछ कम नहीं करेगी, जो करेगा तो मोदी ही करेगा। स्टेट गवर्नमेंट कुछ कम करेगी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट तो अपना ही जेब में ज्यादा करेगी। दूर नहीं जाए, अपन राजस्थान से गुजरात की तरफ बात कर ले तो 10 रुपए लीटर का फर्क है। क्यों? हमने क्या कहा? स्टेट गवर्नमेंट का टैक्सेशन कम है। आपने गलत सरकार चुनी, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये काले चेहरे वाले आदमी को भी कोई प्रश्न पूछना पड़ेगा। ये बहुत बीच में टोक रहे हैं, लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। भाई साहब, आपके लिए एक प्रश्न है हमारी तरफ से। पूछिए। आप कह रहे हैं कि आप सामान्य आदमी हैं, तो आपके जो सामान्य भाई हैं, वो किसान भाई, वो जाके पिछले कुछ महीनों से वहाँ हड़ताल करके बैठे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम तो डेरा डाले हुए हैं और अनंत काल तक हम तो डेरा डाले रहेंगे, यहीं रहेंगे, काले कानून वापस लो। अब काले चेहरे वाले भाई साहब, आप बताइए कौन से काले कानून? आज तक किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं बताया कि उस कानून में क्या काला है, कोई अखबार नहीं बता रहा, न वो किसान बता रहे हैं, न वो गवर्नमेंट बता रही है, बस यही कह रहे हैं कि वो काला कानून है। आप इस पे अपने विचार रखिए जरा। ऐसा है एडिटर महोदय, मैं आपको साफ सुथरे शब्दों में एक बात कह दूं, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है। ये हाईजेक किया हुआ आंदोलन है जो पार्टी पॉलिटिक्स के बीच में चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए चलाया जा रहा आंदोलन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये
कि ये जो किसानों के लिए जो किसानों के नाम पे किसानों चल का रहा जो है। किसानों के लिए जो प्रावधान और चेंजेस कानूनों के अंदर या स्कीमों के अंदर किए जा रहे हैं, ये अच्छे हैं या बुरे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। स्वाभाविक सी बात है, पुराने समय से चली आ रही जो परंपरा है उसमें किसानों को फायदा कम और दलालों को ज्यादा है। तो अब क्या हो रहा है? मंडी दलाल जो अब क्या है, हो रहा है? ठीक है, सरकार ने अगर कोई चीज सोची है वो जनहित के लिए सोची होगी, जनहित के लिए सोची है ना, और पॉलिटिकल माइलेज के लिए लोगों ने उसको जनहित के hijack लिए कर दिया। सोची है, जनहित के लिए सोची है। ठीक है, जनहित के लिए सोची ये है। कैसा जनहित होता है कि लाल किले पे जाकर कोई झंडा फहरा दे? ये बिल्कुल गलत है, ये तो पॉलिटिक्स है बिल्कुल। एक वहाँ के उनके हितैषी हैं जो उनके नेता बताते हैं अपने आप को, वो ये कह रहे थे कि 3 बोरी गेहूं का दाम 1 तोला सोने के बराबर होना चाहिए। उस बात को आप केसरिया चेहरे वाले भाई साहब कैसे उचित वो ठहराएंगे? टिकट नहीं डकैत है। फिर वो क्या बोलेंगे पता है कि देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर उसमें एक क्लियर प्रोविजन है, लोकसभा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में समझाया है कि वो कानून ऑप्शनल है। आप चाहे तो वहां जाएं, आप चाहे तो वापस पुराने सिस्टम में जा सकते हैं। किसान के पास पूरी छूट है कि वो मंडी में जाके भी बेच सकता है, वो डायरेक्ट भी बेच सकता है। ये एक ऑप्शन सरकार ने दिया है। एक जो प्रतिबद्धता थी कि मंडी में ही बेचना है, उसको उन्होंने खत्म करते हुए डायरेक्ट एक दलाली खत्म करके डायरेक्ट प्रोविजन दिया है कि कोई भी किसान अगर बेचना चाहे तो डायरेक्ट भी बेच सकता है और मंडी भी एग्जिस्ट करेगी। मंडी खत्म नहीं की है, मतलब दलाल भी एग्जिस्ट हैं। बट सरकार ने एक ऑप्शन दिया है किसानों को, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो और जो एक समस्या है उसका समाधान हमारे को मिल सके कि किसान अच्छी से अच्छी आय ले पाए। और दूसरी एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि एमएसपी को खत्म कर दिया है। एमएसपी कभी खत्म नहीं हो सकता है। स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा है कि एमएसपी पहले भी था, अभी भी है और आने वाले भविष्य में भी कोई सरकार एमएसपी को खत्म नहीं कर सकती। काले चेहरे वाले भाई साहब, ये दोनों जो व्यक्ति हैं आपके पास बैठे हैं, एक ने सफ़ेद मुखौटा लगाया है, एक ने भगवा मुखौटा लगाया है, प्रधानमंत्री पर विश्वास करते हैं। आपकी बातों से ऐसा लगा है कि आपको विश्वास थोड़ा कम है हमारे प्रधानमंत्री पर। नहीं, हमें पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री जी के ऊपर। वो हम लोगों ने ही उनको चुन के आगे भेजा है, हमारे लिए ही भेजा है। वो काम कर रहे हैं, ठीक है। बस 2 चीजें होती है, एक उन्होंने वहां बैठ के संसद में नियम निकाल दिया, दूसरा कि उनके द्वारा निकाले गए या बनाए गए नियम को पूरा करवाने के लिए जो उन्होंने सरकारी संस्थाएं बना के रखी हुई है, क्या वो सरकारी संस्थाएं उन चीजों को सही तरीके से लागू करवा रही है? पर उसके लिए तो पिछले 60 साल का भी एग्जाम्पल दिया जाता है कि कार्यपालिका तो पिछली सरकारों में भी नहीं कर पा रही थी और आज भी नहीं कर पा रही। तो उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? अगर वो काम सही से नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए एक चीज बताता हूँ, ट्रांसपेरेंसी की कमी है हमारे ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में। सबसे मेजर चीज मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि सरकारी तंत्र को अगर कोई सिस्टमेटिक ढंग से चला सकता है तो इस हिंदुस्तान में सबसे अच्छे सीएम भी हुए हैं नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने गुजरात के सरकारी तंत्र से वही लोग वही काम और उन्हीं सरकारी तंत्रों से वो काम करा के गुजरात को और कहीं से कहीं पहुंचा दिया। तो वो मॉडल ही वो अगर देश के ऊपर इम्प्लीमेंट करके अगर इंडियन सरकारी तंत्र को उस तरीके से करेंगे तो देश कहाँ जाके रुकेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, किसी भी काम को करने में समय लगता ही लगता है। और काय का समय लगता है साला? वो आप कोई खाना खाते हो के बैठे हुए हैं। ना, आप कोई खाना खाते हो ना तो उसको पचने में भी 3 घंटे लगते हैं। जो डेली का प्रोसेस है फिर भी वो समय लेता है। कुछ लोगों का क्या होता है कि फितरत होती है सरकार को गाली देने की, सरकार को गाली देनी है, कुल मिला के वो इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे और वो खुद आदमी जाकर के जहाँ टैक्स देना होगा उस टैक्स की चोरी करने में अपना दिमाग पूरा लगाएगा। तो उसमें सरकार क्या कर लेगी? जब तक आदमी की नीयत साफ नहीं होगी तब तक कोई भी सरकारी तंत्र इम्प्लीमेंट होने में समय लगेगा। मैं आपको एक चीज बहुत सही बात कही इन्होंने भगवा चेहरे वाले भाई साहब ने। सरकार क्या है? सरकार कोई इंसान थोड़ी है क्या? सरकार किसी आदमी का नाम थोड़ी है कि ये सरकार है, ये गवर्नमेंट है। चलाने वाले तो जनता ही है, लोग ही है ना। अगर आप स्वयं ईमानदार हो जाओगे तो सिस्टम को ईमानदार होने से कोई रोक ही नहीं सकता। नहीं, पर इसके लिए अपन क्या करेंगे? अपन ईमानदार हो जाए, मेरे को आपको आपके अंदर स्वयं विवेचना, स्वयं का सेल्फ एनालिसिस करना है और कहना है कि मैं ईमानदार हूं, मैं
हिंदुस्तान में अपने टैक्स ये चीज वो चीज जो भी करनी है वो ईमानदार, जैसे अपन क्या बोलते हैं बच्चे को क्या बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बोलते हैं ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ये तो उस बच्चे के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो झूठ बोले या नहीं बोले। अगर आप खुद बन के आप अपने आप को समझा लोगे तो दुनिया ऑटोमेटिक दुनिया सुधर जाएगी। आपको किसी तीसरे को समझाने की जरूरत नहीं है, हर इंसान अपने आप को समझा ले। पर ये भ्रष्टाचार सिखाया किसने है जनता को? जनता जो इस तरह से भ्रष्टाचारी में सहयोग करती है, भ्रष्टाचारियों को सहयोग करती है, भ्रष्टाचार में सहयोग करती है, वो आखिर आया कहाँ से? इंसान देखो क्या है, ये जो होता है इंसान ही इंसान को सिखाता है। इसमें बनता भी मैं कुछ इंसान है, कहना बिगाड़ता भी चाहूंगा, इंसान। इसमें ये भ्रष्टाचार सिखाने वाली भी सरकारें ही थी। भ्रष्टाचार कब होता है? जब आप एक प्लेटफॉर्म को सिस्टमेटिकली जनता को प्रोवाइड नहीं करा पाते हो। जैसे आज राजस्थान सरकार की एक बात करें कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस करके एक स्कीम हर नगरपालिका हर क्षेत्र में लगा रखी है, बट अगर उस सिंगल विंडो क्लियरेंस में एप्लीकेशन अगर 45 दिन का टाइम ड्यूरेशन में भी क्लियर नहीं हो रही है और सरकार उस पर एक्शन नहीं ले पा रही है, तो फिर आदमी को दूसरा करप्शन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन तो सरकार की तरफ से ही होगा। और जब आदमी को जैसे एक बहुत अच्छी सरकार, इस सरकार ने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट पकड़ा था डिजिटलाइजेशन। आज उस डिजिटलाइजेशन से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बहुत करप्शन हट गया है। जो लोगों के बीच में, जैसे राजीव गांधी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूं तो आदमी के पास में 10 रुपए पहुंचता है। और आज वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, अभी का एग्जांपल कोविड का हम ले सकते हैं कि किसानों को डायरेक्ट पैसा 6,000 रुपए पर किसान के अकाउंट में पहुंचा है, भले ही वो किसान दुबई में बैठा हो। ये समस्या सिस्टम की है। अगर वो किसान दुबई में बैठा है तो फिर आप क्या कर रहे हो? नरेगा में आप में भी इतना मादा होना चाहिए कि आप इसकी शिकायत सरकार को कर सको। अमीरात में बैठे हुए, संयुक्त अमीरात में नौकरी कर रहे लोगों के खाते में नरेगा का पैसा जा रहा है, तब ये सरकार, ये तथ्यहीन बात है, इस पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। इनको ये पता नहीं है शायद कि माइग्रेट जो आदमी होता है, जो फॉरेन में बैठा है, उसके यहाँ पे पैसा ऐसा नहीं जाता है। और अभी की सरकार ने एक सिंगल विंडो वापस सेट कर दी है कि फॉरेन में अगर फंडिंग करनी है आपको या फॉरेन में पैसा पहुंचाना है तो उसके बीच में एक बैरियर है, उस बैरियर को क्लियर करना पड़ेगा, एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ेगा, तभी आप पैसा दे सकते हैं। तो ये तो सब व्यर्थ है, फालतू की बातें हैं कि सरकार का पैसा वहां जा रहा है, सरकार का पैसा वहां जा रहा है। अरे साहब, आप बीपीएल के लिस्ट उठा के देख लो, कार चलाने वाले लोग भाई साहब, की श्रेणी में। ये शायद एसी में बैठने वाले वो लोग हैं जिनको ये पता नहीं कि सरकार ने बीपीएल का रोल ही खत्म कर दिया है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, काले चाले वाले भाई साहब, आप एसी में बैठ के काले कैसे हो गए हैं? ऐसा है भाई साहब, हम कोई एसी में बैठे, मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ, मेहनत करने वाले लोग हैं। ये वो और हमें कम्युनिस्ट उन लोग चीजों से हैं जो एलर्जी है। एसी में बैठ करके सोचते हैं देश चला लें। हमें उन चीजों से एलर्जी है जो फालतू की बातें करते, अखबार पढ़ के ज्ञान लेते हैं और वास्तविकता मैं से आपको एक चीज सरोकार बताना नहीं चाहता हूँ कि रखते। भाई साहब ये बोल रहे हैं मैं आपको कि बता दूं, कार चलाने वास्तविकता वाला जो है, बीपीएल है, बीपीएल है, तामाशाह है। मैं आपको एक चीज ये बताना आज चाहता हूँ, कोई नेता का मैंने दोस्त है, आपको किसी क्या बोला था, पार्षद का दोस्त है, वो हम एक- नाम लिखना सुधारता भी देता वो खुद ही है और बिगाड़ता भी वो खुद ही है। तो कार चलाने वाला कम से कम इतना आत्मविवेचन कर ले कि मैं बीपीएल बनने योग्य हूँ या नहीं हूँ। अगर वो अपने मन से ये समझ लेगा वो बीपीएल बनने योग्य, हमारे यहाँ पे automatic दंड BPL प्रावधान बनेगा। जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है। अरे अगर भाई आदमी साहब, को- एक बात बताओ तो। मैं सफेद चेहरे वालों की बात से पूरा सहमत हूं कि इंसान को खुद समझना होगा। कोई भी गवर्नमेंट 140 करोड़ के लिए अरे लोगों साहब, के लिए अगर- दंड प्रावधान भी अगर करने आप जाएगी। इससे- मैं आपको एक चीज बात बताऊं, आज अगर दंड प्रावधान बनाएंगे तो 10 नेता उसके सामने ये खड़े हो आप जाएंगे जो कि जनता कानूनी के साथ व्यवस्था है उसको लोकतंत्र का खत्म कर आदर हो रहा दीजिए। है। आपको लोकतांत्रिक देश है हमारा, हम कोई इस तरह का कानून नहीं रखते हैं कि हम उसमें फांसी चढ़ा दें। और लोकतांत्रिक देश में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, हर आदमी को हर तरह का अधिकार है, उसका राइट है बोलने का, कहने का और करने का। करेगा, गलत करेगा तो कानून उसके लिए बैठा है। जब तक कोई शिकायत नहीं करेगा कानून भी कुछ नहीं कर सकता। ये लोकतांत्रिक देश। हम अगले पॉइंट पे आएंगे, बट उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। थैंक यू वेरी मच।